दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन में हमारा विषय है शीत ऋतु में मधुमक्खी पालन एवं उनका प्रबंधन। जी हाँ, मधुमक्खियों का हमारे प्रदेश में उसके पालन की क्या संभावनाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन किया जा सकता है और कैसे हमारे प्रदेश के मौन पालक मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर इससे बढ़िया आमदनी अर्जित कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और वर्तमान में कौन कौन सी प्रजातियां मधुमक्खियों की हमारे प्रदेश के मौन पालक पालन कर रहे हैं और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर दलीप सिंह नरगेट, जो विषयवाद विशेषज्ञ हैं, खंड विकास मशोबरा में हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी एंकर स्मृति शर्मा हैं। स्मृति, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर नरगेट, आपका भी कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे इस जानकारी के साथ करना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं और मैदानी इलाके भी हैं, तो ऐसे में हमारे प्रदेश में मधुमक्खी पालन की क्या संभावनाएं हैं और किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रजातियों का मौन पालन प्रदेश के मौन पालक कर सकते हैं? जी, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जैसा आपने कहा, किन किन क्षेत्रों में हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जी, मधुमक्खी पालन हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन दो तरीके से कर सकते हैं। एक स्थायी तौर पर कि हम एक जगह ही मौनवशों को परमानेंट रखते हैं। जी, जैसे कि हमारे पहाड़ों में हम पहले तीरे में पालते थे, या लकड़ी के कोई हाइव्स होते थे, या कोई स्टोन्स के बनाते थे, या मड के बनाते थे। वो स्थायी तौर पे मौन पालन होता है। जी, अब आधुनिक तौर पे हमारा जो मौन पालन है वो अब बॉक्सों में मधुमक्खी के जो हाइव बोलते हैं जिनको, उसमें किया जाता है, जिनको हमें स्थानांतरण करने की, जिसके कारण हमें उनको स्थानांतरित करने की सुविधा मिलती है। वो उनके उपयोग के लिए, जैसे हमें शहद अगर यहाँ नहीं है तो हम दूसरी जगह जहाँ शहद की फसलें हैं उनको स्थानांतरित कर सकते हैं उन बॉक्स से। वो तो आधुनिक जो हमारा मौन पालन है वो अब बॉक्सों में किया जाता है और हर क्षेत्र में किया जाता है। जी, तो जहाँ जिस क्षेत्र में असुविधा होती है तो हम अपनी सुविधा के साथ हम उन बक्सों को दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित करते हैं। वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हम मधुमक्खी पालन नहीं करते। जी, पर मेनली डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में मधुमक्खी के लिए मधुरस और पराग की कितनी मात्रा है। वो वहाँ का जो वातावरण है, जैसे कि हम देखते हैं कि मधुमक्खी के घर का जो अंदर का टेम्परेचर है वो 32 से 35 डिग्री उसको अपने मेंटेन करना है। जी, अगर इससे अधिक रहता है तो उसे ठंडा करना है, तो वो अपने पंखों को हिला के उसे ठंडा करती है। अगर कम रहता है तो उसे अपनी बॉडी में घर्षण दे के वो उसे हीट जनरेट करके मेंटेन करती है। बिल्कुल। तो जैसे ठंडे क्षेत्रों में है तो हम उनको सर्दियों से बचाने के लिए, जी, जैसे हम कहते थे पहले, तो हमारे वो जगह ही वैसी सिलेक्ट करते थे कि जैसे हमारे किचन्स होते थे, यहाँ जहाँ हमारे मवेशी होते थे, उसी जगह नेचुरली वो अपना घर बनाती थी। बिल्कुल। या हमने वॉल हाइव बनाए होते थे जो काफ़ी गर्म होते थे, फिर वो परमानेंट उसमें आज तक भी हमने देखा कि वॉल हाइव में बीज होती है। जी, तो आधुनिक जो हमने जैसे कि हनी प्रोडक्शन के हिसाब से हमने मधुमक्खी का पालन करना है तो वो बक्सों में करना है और क्रॉप टू क्रॉप उन्हें माइग्रेशन करनी है। ठीक है जी। सर, आपने मधुमक्खी पालन की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कृषि जगत में मधुमक्खी पालन का क्या महत्व है और उसके क्या लाभ हैं? मधुमक्खी सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसा कीट है जी, जिसके द्वारा बनाया गया भोजन हम इंसान खाता है। बिल्कुल सही और जी। जिसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है और औषधीय गुण है। बिल्कुल। इस कारण
केवल एक ही ऐसा पदार्थ नहीं है जो मधुमक्खी बनाती है, उसके और भी ऐसे उसके द्वारा बनाएंगे ऐसे और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मोम है, रॉयल जेली है, या मधुमक्खी का जो विष है हम एकत्रित करते हैं, दवाइयों में यूज़ होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के इसके द्वारा कोई 20 ऐसे प्रोडक्ट है जो रेडिली ये बनाती है, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। शायद हम एक कैश क्रॉप के एज ए किसान अगर मैं मधुमक्खी पालन शुरू करूं तो शायद मेरी प्रथम कैश क्रॉप है। बिल्कुल। इसके साथ साथ ही जो दूसरे प्रोडक्ट है उनसे भी मुझे मार्केट से पैसा मिलता है, इसलिए इसमें हमें ये एक लैंडलेस फार्मर का बिजनेस है। बिल्कुल। इसे हमें भूमि नहीं चाहिए होती इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि मधुमक्खियों को उन्हीं क्षेत्रों में रखा जाता है जहाँ पुष्प और मधुरस या और पराग प्राप्त होता हो। जी। तो जब फसलें ख़त्म हो जाती है, उसमें परागित हो जाती है, तो हम इनको स्थानांतरित दूसरी तरफ करते हैं, तो जहाँ से हमें मधु ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और फार्मर की इनकम हो। बिल्कुल। वैसे मधुमक्खी ना एक शहदी नहीं, दूसरे भी जैसे परागण में बहुत अच्छा योगदान देती है, सहयोगी है, किसानों की मित्र कीट है। दुनिया की 80% जो फसलें हैं वो मधुमक्खी द्वारा परागित की जाती है। हमारे भोजन में जो भी तीसरा निवाला वो मधुमक्खी द्वारा आता है। बिल्कुल। और मधुमक्खियाँ परागण से जो है नेचर में बैलेंस क्रिएट करती है। बिल्कुल। और मधुमक्खियाँ हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाती है, और फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। जी। जो मधुमक्खी जैसे हमें परागण में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जैसे मैंने कहा कि 80% जो फसलें हैं, जैसे मैं सेब ही लूँ एक फसल, तो वो हाईली डिपेंडेंट है मधुमक्खी पे परागण के लिए। जी, क्योंकि उसमें जो है मेल और फीमेल जो आपके पराग है वो फूलों में अलग अलग फूलों में रहते हैं, जो मधुमक्खी द्वारा परागित की जाती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से में 100% पोलिनेशन मधुमक्खी द्वारा होता है। और आज की अगर मैं डिमांड देखूं सेब के परिदृश्यों में ही, हमारा हिमाचल में 1,15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा सेब की खेती हो रही है। बिल्कुल जी। तो हम 1 हेक्टेयर में 4 बक्से रिकमेंड करते हैं पोलिनेशन के लिए, मधुमक्खियों के जी, जो मॉडर्न बी हाइव्स है। मॉडर्न बी हाइव्स है। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से अगर हम डिमांड देखें तो हमारी कोई 6 लाख से 7 लाख बक्सों की डिमांड रहती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने कही कि मधुमक्खी परागण में भी सहयोग करती हैं और फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में किसानों की और बागवानों की सहयोगी मित्र कीट है। और इतना ही नहीं, इससे शहद जो मधु हमें मिलता है वो एक नकदी फसल है जिससे वो रोजगार कर सकते हैं। जी। कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका प्रदेश के मौन पालक वर्तमान में पालन कर रहे हैं, और भविष्य में कौन सी ऐसी संभावित मौन प्रजातियां हैं जो आपका विभाग जिस पर शोध कर रहा है, कुछ ऐसे हमारे किसानों को, मौन पालकों को आप जानकारी दें। जी, मुख्यतः मधु उत्पादन से संबंधित जो है मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं। जी। जिसमें हमारी एपिस डोरसाटा, जो हमारे ये स्टोन में जो मक्खी लगती है, जो हम देखते हैं एक छाता बनाती है। बिल्कुल। वो बहुत एग्रेसिव होती है और शहद भी बनाती है। और जंगलों से जितना भी शहद एकत्रित किया जाता है वो एपिस डोरसाटा का शहद होता है। जी। और दूसरी मधुमक्खी है हमारी एपिस मेलिफेरा। बिल्कुल। ये मधुमक्खी विदेशी मधुमक्खी है और इटली से इंपोर्ट की गई थी इंडिया में, और इसी मधुमक्खी का कमर्शियली तौर पर भारत में इसी मधुमक्खी से शहद उत्पादन होता है। जी। और इसी मधुमक्खी का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ कमर्शियल प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये मधुमक्खी जो है हमें 40 से 50 किलो प्रति वर्ष प्रति बॉक्स प्रोडक्शन देती है। जी। तीसरी तरह की मधुमक्खी है हमारी एपिस सिराना, जो हमारी इंडियन बी है, परंपरागत जो हमारी काली मक्खी है या माऊ बोलते हैं जिसको, या इंडियन सिराना बोलते हैं या इंडिका बोलते हैं, जो हमारे पहाड़ों में भी होती है, तीरों में होती है। तीसरी तरह की ये हमारी 10 से 12 किलो इसका साल का
प्रोडक्शन रहता है। और ये थोड़ी से ठंडे वातावरण में भी काम कर लेती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जी। ये थोड़ी गर्म को अवॉइड करती है, ठंडे क्षेत्रों में काम करती है। उसको थोड़ा सा हमारे को गर्म क्षेत्र चाहिए, तो तब उसमें मधु उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो हमारे मौन पालक है, जैसे कई बार मौसम के अनुसार विपरीत परिस्थितियां बनती है, तो उसमें भी ये जी लेती है और अच्छा मधु उत्पादित कर लेती है। जी, हमें प्रोवाइडेड है कि हम इसका साइंटिफिक प्रबंधन करें, वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रबंधन करें। वो हमारे वैज्ञानिकों ने वक्त वक्त के साथ हमें दिशा निर्देश देते हैं, विभाग भी वही फॉलो करता है। जो हमारे फ्यूचर में आने वाले बी कीपर होते हैं उनको भी हम उस तरह से आगाह करते हैं जी, या ट्रेनिंग देते हैं। सर, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं मधुमक्खियों की जिनको गर्मी की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसी है जो सर्दी में भी सर्वाइव कर लेती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मधुमक्खियों को शीत ऋतु जैसे कि आ रही है, तो उसमें मधुमक्खी को कैसे हम उनका बचाव कर सकते हैं, ठंड से बचाव, और उसके लिए हमें क्या प्रबंधन करने चाहिए? जी, मधुमक्खी को मैंने जैसे कहा आपको, अपने घर का वातावरण का जो टेम्परेचर है, उसके घर के अंदर का ब्रूड एरिया का, जिसके बच्चों के चारों तरफ के एरिया का टेम्परेचर है, वो 32 से 35 डिग्री मेंटेन करना है। जी बिल्कुल। अब वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, गर्म हो तो उसे घटाना पड़ेगा टेम्परेचर, अगर आपका ठंडा हो तो उसे बढ़ाना पड़ेगा जी। और जिन क्षेत्रों में 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है, उन क्षेत्रों में हमें सर्दियों का प्रबंधन की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। 10 डिग्री से ऊपर इतनी प्रबंधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दिन को फिर अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है। जिन क्षेत्रों में, जैसे मैं उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, जहां 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है और दिन और रात में टेम्परेचर में बहुत फर्क रहता है और धुंध रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें सर्वप्रथम क्या कर देना चाहिए कि जो मधुमक्खी का एंट्रेंस होती है, जहाँ से आती जाती है, उसको हम छोटा कर दें वहाँ से, ताकि 1 या 2 मधुमक्खी गुजर समय में जा सके। उससे उसके अंदर हवा नहीं जाएगी और अंदर ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। दूसरे, जो बक्से में कोई भी छेद है कहीं भी, तो उसको भी हम जैसे गोबर और मिट्टी के लेप से उनको बंद कर देते हैं। तीसरा है कि अब हम जैसे बोरी टाट वगैरह लेते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो हम जैसे जहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है हमारे उत्तरी भारत के मैदानी इलाके हैं, जहाँ धुंध रहती है और टेम्परेचर 3 महीने के लिए ठंड रहती है, तो वहाँ हम 4.5 सेंटीमीटर तक की ऊपर बक्से के अंदर उसको पैकिंग देते हैं, ताकि हाइव का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब फिर हमारे आते हैं निचले पर्वतीय इलाके, यहाँ बहुत ठंड रहती है, कोहरा भी पड़ता है, तो ऐसे क्षेत्रों में हम पैकिंग का साइज जो है हम डबल कर देते हैं, ऑलमोस्ट कोई 6 से 7.5 सेंटीमीटर तक पैकिंग देते हैं, ताकि अंदर बक्सा गर्म रहे। और फिर आए ऊंचे क्षेत्र, जहाँ से 4 से 5 महीने, नवंबर से मार्च तक ठंड रहती है, बर्फ रहती है। अगर हमने परमानेंट वहीं बक्से रखने हैं, तो वहाँ पर हमने कोई 7-8 सेंटीमीटर एक परमानेंट अंदर उसके बक्से के देनी है। और हर बक्से के पास खाने का जो है पर्याप्त मात्रा में मधु अंदर होना है। 3 से 5 किलो तक मधु उसको 3, 4, 5 महीने सर्वाइव करने के लिए अंदर चाहिए, क्योंकि उसको बाहर तो ना मधु रस मिलेगा ना ही पराग मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास दोनों भोजन अंदर ही होने चाहिए। इतना हम पहले ही ऐसे निरीक्षण कर ले, उसकी विंटर पैकिंग बोलते हैं ना जिसको, कि से पहले ही हम उसका निरीक्षण कर ले, इतना उसमें मधु का प्रबंध कर दे और उसके बाद उसमें मोटी लेयर दे दे और उसको पैक कर ले। फिर उसको निरीक्षण की जरूरत नहीं रहती सर्दी में। बिल्कुल ठीक है। फिर हम उसको मार्च में खोलेंगे जी। जो वो प्रजनन करना भी बंद कर देगा, वो सिर्फ अपने जो नियर बाई उससे फूड खाएंगे और अपने बच्चों के लिए टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। जैसे हम सुप्त अवस्था में जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जाते हैं, वैसे वो भी सर्दियों में पड़ी रहेगी जी, और सुरक्षित भी रहेगी जी, इस तरह से। तो इससे क्या, जब वो अंदर ही बक्से में रहेगी तो क्या अंदर ही अंदर वो फिर शहद का उत्पादन भी कर पाएगी, या फिर वो शहद का उत्पादन भी स्थगित हो जाएगा? जी, इस तरह से वो शहद का उत्पादन तो नहीं करेगी, उल्टा शहद खाएगी। ओके, ठीक है जी। अगर सर्दियां हैं जी जी, तो इसके लिए जो आधुनिक मौन पालन है, जो आधुनिक हमारे बॉक्से बने हैं, अगर कोई इसको एज ए व्यवसाय
एज ए कमर्शियल बिजनेस के रूप में करना चाहता है, तो फिर स्टेशनरी करके हमारे को ठंडे इलाके में कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, उसे फिर स्थानांतरित करके तो हम उसको उचित जगह पे जहाँ मधुरस और पराग वाले पौधे या फसलें लगती हो वहाँ पे उसको स्थानांतरित करें और हम मधु और पराग या दूसरी जो भी उसके बी प्रोडक्ट है वो एज ए कैश क्रॉप ले, उससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और आय का साधन भी बनेगा, स्वरोजगार का साधन भी बनेगा। जैसे हिमाचल में मैं देखता हूँ सर्दियों में हमारे को इतनी नवंबर से फरवरी तक इतना फ्लोरा नहीं रहता है या नहीं हो सकता कुछ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें जब स्थानांतरित हम करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन में करते हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप फॉर एग्जांपल हमारी सरसोई है, सरसोई हजारों हेक्टेयर किलोमीटरों में लगेगी, इतनी बहुतायत होती है कि उससे सरसों एक पोलन और मधुरस का बहुत अच्छा सोर्स है। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों से ही मधु उत्पादन होता है जो सफ़ेद शहद के नाम से जाना जाता है, जो एक्सपोर्ट भी होता है। तो हमारे जितने भी पहाड़ी बी कीपर है जो कमर्शियली करते हैं वो उन इलाकों में अपने माइग्रेशन करते हैं और वहाँ विभिन्न फसलों से, ना केवल एक सरसों से ही बल्कि जैसे अजवाइन है आपके, अभी तुलसी थी हमारी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिन शहद में बहुत ज़्यादा जिन क्रॉप्स में उनका रेयर शहद भी निकाल रहे हैं हमारे बी कीपर, तो जिसको खाने से नेचुरली हमारी इम्यूनिटी और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी जब ऐसे रेयर प्रोडक्ट हमारे को खाने को अवेलेबल मिलेंगे। तो इस तरह से स्थानांतर ठंडे क्षेत्र के बजाय अगर कमर्शियली हम करें तो स्थानांतरण करने से जहाँ जहाँ मधुरस और पराग वाली फसलें वहाँ ले जाए तो बी कीपर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और उससे आय के इनकम सोर्स बनते हैं। जी तो सर जो आपने कहा कि मधुमक्खी के शहद से कई रोगों से छुटकारा मिलता है, तो मधुमक्खियों में भी कई रोग पाए जाते हैं, तो उनसे रोगों से कैसे उनको बचाया जा सकता है? और सर्दियों में तो ज़्यादा ही ये रोग देखने को मिलते हैं जो मधुमक्खियों में। वैसे मैंने आपको कहा कि वैसे तो हर जीव में रोग लगते हैं जी। इनमें सर्वप्रथम समस्या रहती है कि इनमें एक ब्रोआ माइट इनका नंबर 1 पेस्ट है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, वो ब्रूड पे लगता है, इनके खून को चूसता है और अल्टीमेटली मधुमक्खियाँ उसे मर जाती हैं। ऐसे ही ब्रूड सड़न लगता है इनमें, तो इनके लिए हमारे पास विभाग द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंडेड है इसके प्रबंधन, समय समय पर प्रबंधन। इसमें हम ये अवॉइड करते हैं कि जैसे विंटर के लिए है हम एक स्वस्थ बॉक्सा ही हमेशा सिलेक्ट करते हैं। जो रोग ग्रसित होते हैं उनको आइसोलेट करके अलग से ही उनको ट्रीटमेंट देते हैं जी। अब स्वस्थ के साथ हम कभी केमिकल ट्रीटमेंट या उनका एज ए जैसे 50 बॉक्स है 2 बॉक्स से बीमार है तो 50 को ट्रीटमेंट नहीं देंगे या उनको नेग्लेक्ट ही करेंगे या हम उन्हें बाहर ही कर देंगे, क्योंकि आधुनिक तौर पे हमने ये देखा है, हम सभी लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम इस क्षेत्र में केमिकल और एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसे विषैले पदार्थ ना यूज़ करे जो डायरेक्ट हमारे भोजन में आ जाए। बिल्कुल, तो हम नेचुरल तरीके से इनका प्रबंधन करते हैं। स्वस्थ परिवारों को ही जनरली हम जैसे ओवर विंटर के लिए रखेंगे तभी वो सर्वाइव करेंगे। अगर उसमें कहीं ब्रूड सड़न हुआ, कोई बीमारी है हमारे पास, उनके लिए बीमारियां भी जैसे ब्रूड सड़न है, अगर हम एंटीबायोटिक दे दे तो कहीं हमारे शहद में ना आ जाए, वो खतरा रहता है। तो हम ऐसे वक्त से हो सकता है इतनी ज़्यादा अगर बीमारी बढ़ जाए तो हम वैज्ञानिक परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और उसका स्पॉट पे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, या किसी तरह से हमारे पास सब तरीके के प्रबंधन है, या एंटीबायोटिक से हो सकता है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, उनकी डोजेज भी है। पर हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का नेचुरल तरीके से प्रबंधन हो, वही सबसे उचित प्रबंधन है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, नवोदित मौन पालक जो इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है वो प्रजाति का चयन कैसे करे? मधुमक्खियों का प्रजनन, उनका गुणन और फिर उससे जो शहद मधु प्राप्त करने के लिए वो कैसे उसका प्रशिक्षण होना चाहिए? मैं सर्वप्रथम तो नए बी कीपरों का और यंग जनरेशन का इस बिजनेस में और मधुमक्खी पालन में स्वागत करता हूँ जी। अगर वो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे कि 50 अगर बॉक्स से विभाग द्वारा उसको
सर्वप्रथम तो हमारा ये है कि कोई भी जीव जंतु है उसका अगर प्रबंधन करना है तो उसके बारे में जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है जी। तो इसका जीवन चक्र है, इसका ऋतु प्रबंधन है, बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट कहाँ बेचने कैसे करना है, इसके लिए विभाग सरकारी तौर पे नेशनल लेवल पे सरकारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे विभाग विज्ञान, चाहे आप कृषि यूनिवर्सिटी बोले, चाहे आपके बागवानी यूनिवर्सिटी बोले, चाहे विभाग बोले, कम से कम 5 दिन का प्रशिक्षण देते हैं जी। तो ऐसे जो हमारे प्रशिक्षण लेने वाले जो यंगस्टर है वो विभाग को एप्लीकेशन दे सकते हैं नज़दीक में अपने ब्लॉक में। और ब्लॉक ये अगर हमारे पास 20 से 25 फार्मर हो जाते हैं तो ब्लॉक लेवल पे ही वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें मधुमक्खी के पूरी जानकारी उनको दी जाती है, पालन से रिलेटेड, इसके व्यवसाय से रिलेटेड, इसके गुणन से रिलेटेड, इसके फ़ायदे और आगे आप इस बिजनेस में कैसे एज ए सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन आप इसको अपना सकते हैं, आजीविका का साधन बना सकते हैं। जी, ये निःशुल्क रहता है आपके विभाग की तरफ से? विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण निःशुल्क भी रहता है और साथ में इसमें पर फार्मर प्रतिदिन 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, उसके खर्चा भी किया जाता है उस पर, उसे आने जाने की सुविधा ना हो या उसके कोई लिटरेचर है संबंधित, ये सब उसके लिए सुविधा दी जाती है। अब इन सभी असुविधाओं, जैसे पहले था कि हम पेपर वर्क विभाग में बहुत ज़्यादा था जी, अपनी फाइलें मूव करने में, या कहीं दूर दराज के क्षेत्र से आदमी आता है अपना कागज़ दे नहीं पाता है, 2 दिन लगते हैं, गरीब किसान है उसका खर्चा होता है। विभाग ने एक बहुत अच्छा सलूशन निकाला है, हमारा पोर्टल अब ई उद्यान पोर्टल निकाल दिया है जो 2019 से कार्यरत है, जिस पे आपने फार्मर ने एक बारी अपनी आईडी बनानी है, अपना खाता खोलना है, उसी खाते से आप अपना, वहाँ पे फॉर्म आता है, ज़्यादा कागज़ नहीं लगते हैं, थोड़ी बहुत उसकी आधार है, बैंक से रिलेटेड है, या किस योजना में वो अपनी सब्सिडी लेना चाहता है, या किस योजना का लाभ लेना चाहता है, या जानकारी लेना चाहता है विभाग में क्या हो रहा है गतिविधियाँ या मधुमक्खी में ही, तो उस पोर्टल में वो डायरेक्ट किसी भी सहायता के लिए डायरेक्ट घर बैठे ही वो अप्लाई कर सकता है जी। और घर बैठे ही उससे मैसेज आ जाता है कि भाई हाँ, आपके प्रशिक्षण के लिए आपको कॉल किया जाता है जी। फिर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ पे उसकी अच्छी तरह काउंसलिंग करके उसका माइंडसेट बनाया जाता है कि आप जी डॉक्टर नरगेट जी शीत ऋतु में मधुपालन कैसे किया जा सकता है, इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्मृति, आपका भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।